वेलकम बैक गाइस। और आज हम होपफुली लास्ट वीडियो कर रहे हैं मेज़रमेंट पे। ट्रांसड्यूसर पे एक वीडियो और आएगा, बट मेज़रमेंट होपफुली आज ख़त्म हो जाना चाहिए इसके बाद। तो हाँ, हम देखते हैं थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी सबसे पुअरेस्ट होती है, सबसे ख़राब होती है, ठीक है। पुअरेस्ट ओवरलोडिंग कैपेसिटी इनकी होती है। और फिर एक थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि एक फिक्स बेस से वायर जाता है, ठीक है, और उसमें से जब करंट पास होती है तो आई स्क्वायर आर, क्योंकि वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई स्क्वायर आर की वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पे इलोंगेशन इन लेंथ ऑफ दी वायर होगा, ठीक है। और जब इलोंगेशन होगा तो सैग बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मेरा आउटपुट होता है ना, वो इस सैग पे डिपेंड करता है। तो जो मेरा थीटा है वो इस सैग पे डिपेंड करेगा। और सैग किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे डिपेंड कर रहा है। और हीट किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट के स्क्वायर और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आर बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि वायर तो ऑलरेडी डिजाइंड है, उसका रेजिस्टेंस तो होपफुली ज़्यादा चेंज होना नहीं चाहिए। हीट के वजह से कुछ हो जाए लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहना है। तो अब करंट हम जिस प्रोपोर्शन में देंगे उस प्रोपोर्शन में हमें सैग मिलेगा, मतलब टेम्परेचर राइज होगा, सैग मिलेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स में जो थीटा होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि स्केल हमारा कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा, और एसी और डीसी दोनों पे हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि पुअरेस्ट ओवरलोडिंग कैपेसिटी है, इसमें हाई पावर लॉस का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो टू मेजर करेंट्स इन मेगा हर्ट्स रेंज, ठीक है, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, ठीक है। तो अब अगर हमको करंट को मेज़र करना है मेगा हर्ट्स रेंज में, उस जगह पे हम थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें। तो देखो, जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेरे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में आते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं ये हम जब ट्रांसड्यूसर का वीडियो करेंगे तो वहाँ कवर कर लेंगे। इन शॉर्ट, ये अपना ईएमएफ खुद जनरेट करते हैं। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को ही हम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट भी कह देते हैं, या ट्रू आरएमएस मीटर भी थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है। अब थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि देखो, यहाँ पे एक हॉट जंक्शन है और यहाँ पे एक कोल्ड जंक्शन है, ठीक है। और जब यहाँ से करंट पास करता है, ठीक है, तो करंट के पास होने की वजह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट का चेंज भी है, ठीक है। तो एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, ठीक है। और वो जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो हमारे प्रोपोर्शन होती है चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है और 125 हर्ट्ज के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी से ही हम हीट जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब जो भी इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है ड्यू टू द वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के डिफरेंस में मटेरियल के, इस वजह से जो ईएमएफ जनरेट होती है वो इस चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में होती है। ये मेन चीज़ है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि जो थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग, नॉट थर्मोकपल। थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स इन जनरल, दैट इज बोथ द थर्मोकपल एंड द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है।
फिर थर्मोकपल इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हमारे चेंज इन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट मेजर्स वेरी हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बहुत हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं, और ये जो है वो किसी भी वेव शेप्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज अप टू 10 kV इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। बेसिकली सबसे जो पहला पॉइंट है कि वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट चेंज इन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/D होता ही हमारा कैपेसिटेंस का। इसमें एक फिक्स प्लेट होती है, मूविंग प्लेट होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इसमें जो मेन है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। तो जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, अब समझते हैं कि मेरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता था वो होता था 1/2 I² dl/d थीटा, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 v²dc/d थीटा। हमने कहा ना कि ये चेंज इन कैपेसिटेंस पे वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो हाँ, तो जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, यानी कि मेरा स्केल जो है वो नॉन लीनियर होगा और AC एज वेल एज DC दोनों पे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे KC थीटा लिया गया है। और ओवरऑल हमको आउटपुट जो है वो V² के प्रोपोर्शन में मिलता है, तो नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल मिलता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गेज फैक्टर। ये भी ट्रांसड्यूसर का पार्ट है, सामने है तो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इन जनरल गॉज फैक्टर इज ΔR/R अपॉन में ΔL/L। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में सबसे लोवेस्ट होती है, 5 से 6 मिली टेस्ला। उससे ज़्यादा होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में, 6 से 7.5 मिली टेस्ला। और सबसे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल में, हाईएस्ट होती है। ठीक है, 0.1 टेस्ला से 1 टेस्ला। ठीक है, अब हमको बस देखना है AC ब्रिज, और उसके बाद हमारा ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। So let's see AC bridge also. Why not finish it right here, right now? हाँ, AC ब्रिजेस में बस फॉर्मूला लर्न करना है। AC ब्रिज के चैलेंजेस क्या क्या है, उसमें हमको डायग्राम लर्न होना चाहिए और उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम अगर याद है तो AC ब्रिजेस में उतनी कठिनाई नहीं होगी, अदरवाइज इतने ज़्यादा ब्रिजेस हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो डायग्राम, दो डायग्राम हर दिन इसका बनाते रहना चाहिए, याद हो जाएगा। ये इसका तरीका है। ठीक है, AC ब्रिज में क्या होता है, एक होता है हमारा DC ब्रिज, जस्ट एक होता है हमारा AC ब्रिज और DC ब्रिज, और एक होता है AC ब्रिज। तो एक एक करके देखते हैं। जो मेरे DC ब्रिजेस होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। ठीक, वेयर एज AC ब्रिजेस से हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, फ्लक्स, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, तमाम चीज़ें हम निकाल सकते हैं। DC ब्रिजेस में जो टाइप ऑफ सप्लाई होती है वो ऑब्वियसली DC सप्लाई होगी। और DC सप्लाई भी किससे करते हैं, तो एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल होता है, वो हमें DC सप्लाई देता है DC ब्रिजेस में। AC सप्लाई में ऑब्वियसली मेरी सप्लाई तो AC ही होगी, लेकिन इसमें भी
दो मीन्स होते हैं, एक हम एसी सप्लाई दे सकते हैं ऑसिलेटर के थ्रू, और दूसरा एसी सप्लाई दे सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के थ्रू। तो सिंक्रोनस जनरेटर के थ्रू जो हम सप्लाई देते हैं वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे होता है, लेकिन आउटपुट पावर इसमें बहुत हाई मिलता है। और जो मेरा ऑसिलेटर से जो हम एसी सप्लाई देते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होती है, लेकिन मेरा आउटपुट पावर जो होता है वो लो होता है। ठीक है, अब क्या है, पहले फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे भी फोर्थ लिखना था। ठीक है, तो फोर्थ क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड इज बैलेंस्ड। ठीक है, डीसी ब्रिजेस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बैलेंस्ड होता है, और एसी ब्रिजेस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल भी बैलेंस होता है। ठीक है, टाइप ऑफ डिटेक्टर अब देखते हैं। तो देखो, डीसी ब्रिजेस में डी आर्सोनेल गैल्वेनोमीटर यूज होता है, लेकिन एसी ब्रिजेस में तीन तरह के डिटेक्टर यूज होता है। ठीक है, पहला डिटेक्टर है मेरा वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिस तरह हम डीसी में डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे थे, एसी में हम वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। ये मेरा सिर्फ 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज के रेंज में हम यूज़ करते हैं। सेकंड होता है मेरा हेडफोन्स। हेडफोन्स को भी हम डिटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। और वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो 250 से हर्ट्ज से लेके 3 से 4 हज़ार हर्ट्ज तक, या 3 से 4 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, और थर्ड मेरा जो है वो होगा ट्यूनेबल एम्पलीफायर। इसकी रेंज बहुत इमेंस है, 2 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक। राइट, गुड। अब हम समझते हैं कि अलग अलग ब्रिजेस तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन सारे ब्रिजेस में एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनको हम इस डायग्राम से समझते हैं। क्या था कि हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, उसमें क्या था कि मेरे जो 4 रेजिस्टेंस हुआ करते थे वो डीसी पे थे, तो डीसी पे इंडक्टेंस का वैल्यू तो डी शॉर्ट सर्किट वर्क होता है इंडक्टेंस मेरा, तो वहाँ पे हम इंडक्टेंस को ले नहीं रहे थे। एसी में रेजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इम्पिडेंस जब भी आएगा वो एक फेज एंगल के साथ आएगा। तो मान लो ये मेरा अननोन इम्पिडेंस है, जिसका इम्पिडेंस Z1 से है और एंगल थीटा 1 है। उसी तरह Z2 एंगल थीटा 2 एंड Z3 एंगल थीटा 3, ये मेरे, और Z4 एंगल थीटा 4, ये मेरे 4 इम्पिडेंसेस हैं और उनके फेज एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो अंडर बैलेंस कंडीशन में इसमें से करंट जाएगी नहीं, और मेरा डीसी में मेरे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन में होते थे, बैलेंस्ड होते थे। यहाँ पे मेरा इम्पिडेंस बैलेंस्ड होगा, तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 होगा। अब Z1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो Z1 एंगल थीटा 1, और Z4 की Z4 एंगल थीटा 4। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा Z1 Z4 मैग्नीट्यूड और एंगल का समीशन थीटा 1 प्लस थीटा 4। उसी तरह Z2 Z3 एंगल थीटा 2 प्लस एंगल थीटा 3। तो इसका जो सिर्फ Z1, क्योंकि अननोन इम्पिडेंस तो मेरा Z1 है ना, तो Z1 को हम कैसे निकाल सकते हैं, Z2 Z3 बाई Z4, इसको बस इधर से उधर करना है। और हमको फेज एंगल भी बैलेंस चाहिए, तो थीटा 1 जो है वो थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 4 हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पे मेरा पूरा एसी ब्रिज वर्क करता है। ठीक है, ये पीडीएफ में पेज ऊपर नीचे हो गया है, तो एक क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं। देखो, ये मेरा अननोन इम्पिडेंस Z1 है, और ये सारे वैल्यूज दे दिए हैं, 40 एंगल 65, 30 एंगल 20, 100 एंगल 40। हमको Z1 की वैल्यू बतानी है, और Z1 क्या है, R प्लस जे एक्सएल ही तो होगा, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टे रिएक्टेंस ही तो होगा इम्पिडेंस। राइट, तो हमको बताना है कि इंडक्टेंस की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, समझते हैं। तो पहले हम अननोन रेजिस्टेंस या अननोन इम्पिडेंस Z1 निकाल लेते हैं। तो मेरा Z1 जो है वो फॉर्मूले से क्या था, Z2 Z3 बाई Z4। तो Z2 मेरा क्या है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, ये दोनों एंगल प्लस होके 85 डिग्री हो गए, ये एंगल 40 ऊपर जाके माइनस हुआ, तो हमको एंगल 45 मिल गया। तो मेरा Z1 जो है वो 12 एंगल 45 डिग्री ओम आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ये किस में है, पोलर फॉर्म में है। राइट,
तो इसको पोलर फॉर्म को जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, यानी z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सल के फॉर्म में लिखते हैं, तो मेरा जो रियल पार्ट होता है वो होता है मॉड z कॉस थीटा, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है मॉड z साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा जो मॉड z है वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। तो 12 कॉस 45 डिग्री प्लस जे 12 साइन 45 डिग्री, तो 12/√2 प्लस जे 12/√2, तो मेरा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो मिल गया 12/√2, और जो मेरा रिएक्टेंस की वैल्यू है वो भी मुझे 12/√2 ही मिली। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्सेल हो गया, यहाँ पे है। ठीक है, रिएक्टेंस, और हमको इंडक्टेंस पता करना है, तो एक्सेल मेरा 12/√2 है, और इसकी वैल्यू 2πfl के बराबर होगी। f 50 दे दिया है, तो यहाँ से हम l नहीं निकाल लेंगे, तो l मेरी 27 मिली हेनरी आई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस 8.48 ओम आया। तो अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस देखो 5 तरीके होते हैं। पहला है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, दूसरा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, कुछ क्यों हमने इंडक्टेंस ब्रिज के होते हुए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से क्वालिटी फैक्टर नहीं मेज़र कर पा रहे थे, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं होता था, कैपेसिटर इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इस वजह से हमें मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तीसरा है मेरा हेज ब्रिज, चौथा है मेरा एंडरसन ब्रिज, और पांचवा है मेरा ओवेंस ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पे m है ना, तो m इज फॉर मीडियम, तो ये मीडियम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करेगा। हेज h इज फॉर हाई, ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करेगा। लो में LOW में ये O है ना, तो O लो, ऐसे O और लो याद करने के लिए। तो ओवेंस ब्रिज जो है वो लो इंडक्टेंस मेजर करेगा या फिर इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करेगा। और ए फॉर एंडरसन एंड ए फॉर एक्यूरेट, तो एंडरसन ब्रिज से हम एक्यूरेट इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। देखो इसमें हम फिगर हल्का सा समझेंगे और उसके फॉर्मूलेस को याद कर लेंगे, इतना ही हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे जेई के एग्ज़ाम के लिए। तो देखो ये फिगर है, इस फिगर को इंडक्टेंस वाले फिगर में इसको हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा अपर पार्ट है जिसमें एक R1 एक L1 और यहाँ पे R3, ये सारे इंडक्टेंस ब्रिज में सेम होगा। जो चेंजेस आएंगे वो हमें नीचे वाले ब्रांच में करना है। ठीक है, एक चीज़ ये हमें समझ लेनी है। अब क्या है कि R1 मेरा अननोन है, L1 अननोन है, हमें यही पता करना है। ठीक है, और मेरा R2 और L2 को हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम वेरी करके अपने ब्रिज को बैलेंस करेंगे और R1 और L1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्यों इस पोर्शन को ही मतलब कि वेरिएबल बना रहे हैं, इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, ये हम आगे समझते हैं। ओके, हाँ, तो देखो बैलेंस्ड कंडीशन में मेरा फॉर्मूला है कि R1 इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन में R4। ठीक है, फिगर ये याद रखना है, कह रहा है कि R2 सॉरी एक मिनट R2 R3 यस R2 R3 अपॉन में R4, ये कर देंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, और अगर इंडक्टेंस पता करना है L1 तो L2 R3 अपॉन R4, तो L2 मेरा ये है, L2 R3 सामने में मल्टीप्लाई अपॉन में R4। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के लिए, लर्न कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे दोनों पार्ट में, चाहे रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो, R3 अपॉन R4 कॉमन है, तो जो पोर्शन मेरा कॉमन नहीं रहेगा दैट इज R2 और L2, उसको ही हम वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वी कैन नॉट मेजर क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। अच्छा,
तो इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने मॉडिफाई किया और बनाया मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर का सर्किट देखो वही है, R1 L1 और R3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम चेंज देखते हैं कि यहाँ का क्योंकि अब हम एक कैपेसिटेंस लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ का इंडक्टेंस जो था वो अब गायब हो चुका है, और कैपेसिटेंस हमने चौथी ब्रांच में जोड़ी है लेकिन पैरेलल में जोड़ दी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसमें जो R1 का फॉर्मूला है वो है R2 R3 अपॉन में R4, ठीक है। और जो मेरा L1 का फॉर्मूला है वो है R2 R3 इंटू में C4, ठीक है। तो अनकॉमन क्या है, R4 और C4 है, तो वो मेरे वेरिएबल हो गए। अब देखो जो क्वालिटी फैक्टर है अननोन का क्या है, मेरा जो अननोन इम्पिडेंस है इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पैरामीटर ही है, कैपेसिटेंस नहीं लिया गया है। तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर है, और ये सीरीज में है तो x/r होता है क्वालिटी फैक्टर, और यानी कि ओमेगा L/r होगा, राइट। तो क्वालिटी फैक्टर जो है ओमेगा L1/r1 हो गया, लेकिन ये तो अननोन है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो कैपेसिटेंस लगाने से, वेरिएबल कैपेसिटेंस जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, हमको पता है कि जब मेरा ब्रिज बैलेंस्ड रहता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं और वो इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है, और हमको अननोन क्वालिटी फैक्टर पता करना है, तो ये जो ओमेगा L1R1 क्वालिटी फैक्टर है इसका क्वालिटी फैक्टर चौथे ब्रांच के ही तो क्वालिटी फैक्टर के बराबर होगा, और चौथे ब्रांच का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ओमेगा R4C4। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल में है, और पैरेलल में R/X से क्वालिटी फैक्टर दिया जाता है, और R अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा C, तो ये ओमेगा C ऊपर जाता है तो R ओमेगा C हो जाता है। तो R ओमेगा C हुआ तो R4C4, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोशन दे रखा है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर सिर्फ हम चौथे आर्म से हम अननोन क्वालिटी फैक्टर बता पाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं हेज ब्रिज पे। ये शॉर्ट ट्रिक सर ने बताई थी, लेकिन मुझे उतने अच्छे से, मतलब कि जब पढ़ो उस समय तक याद रहती है, लेकिन लास्ट में दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें सिमिलर क्वांटिटीज़ को का रेशियो तो बनाते हैं, बट उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत कंफ्यूजिंग शॉर्ट ट्रिक है। तो आई डू नॉट प्रिफर इट, मे बी और लोगों को अच्छे से आता होगा, बट आई डू नॉट प्रिफर दिस शॉर्ट ट्रिक, सो आई गो द कन्वेंशनल वे इन दिस एसी ब्रिजेस। फिर आता है हेज ब्रिज, H स्टैंड्स फॉर हाई, ठीक है। अब इसमें देखो फिगर क्या है, ऊपर वाला फिर से मेरा सेम है, ठीक है। यहाँ पे R2, मतलब कि ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की तरह ही है, बस इसमें जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में आ जा रहा है, ठीक है। हेज ब्रिज जो होता है वो स्लोवेस्ट ब्रिज होता है, ठीक है। ये नॉट सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ लो या मीडियम क्वालिटी कॉयल के मेजरमेंट के लिए ये सूटेबल ही नहीं है। इसका जो इक्वेशन है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन, वो यार फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखो L1 जो है ये ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जा रहा है, और ये सूटेबल होता है सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी कॉइल्स के लिए। फॉर्मूला देख लो, जो L1 है वो होगा R2R3, और अपॉन में वो, मतलब कि वो ये C4 सामने आया था, तो R2R3C4 अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R²C², ठीक है। फिर आता है मेरा ओमेन्स ब्रिज। ये इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस या लो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। इसमें भी देखो अपर पार्ट जो है मेरा सेम टू सेम R1 L1 R3 है। इसमें क्या होता है ना, दो कैपेसिटेंस यूज़ होते हैं, और इसमें भी सेकंड ब्रिज में हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन इसको लर्न करने का इजी वे ये है फिगर देख के पहचानने का कि इट इज़ द ओनली ब्रिज
फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, जिसमें दो कैपेसिटर की जरूरत है। इंडक्टेंस में कैपेसिटेंस को जब हम मेजर करते हैं तो वहाँ मोर देन वन कैपेसिटर यूज होता है, लेकिन इंडक्टेंस की ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर ओवन ब्रिज में ही यूज होता है और किसी में नहीं यूज होता है। और इसका फॉर्मूला देखो, R1 जो है वो किसके बराबर है, C4/C2 इंटू R3, और L1 जो है वो R2/R3 C4 के बराबर होता है। एंडरसन ब्रिज पे आते हैं। तो एंडरसन देखो ब्रिज का क्या काम होता है। एंडरसन ब्रिज जो होता है वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस करता है ओवर वाइड रेंज, ठीक है। और इट इज़ अ 5 टर्मिनल ब्रिज। तो एंडरसन ब्रिज के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि बाकी सारे ब्रिजेस 4 टर्मिनल ब्रिज थे, लेकिन मेरा जो एंडरसन ब्रिज है वो 5 टर्मिनल ब्रिज। अच्छा जी, तो इसको बस फिगर से पहचानते हैं कि देखो क्या होता है कि देखो 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, ये 5वां टर्मिनल हम ये इस ब्रांच पे लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें जोड़ते हैं एक फिक्स्ड कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर होती है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिया जाता है L1 इज इक्वल टू CR3/R4, मतलब ये देख लो, इसको लर्न कर लेना, ठीक। अब इन एंडरसन ब्रिज जो अननोन इंडक्टेंस होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है कि 5 टर्मिनल ब्रिज है, ठीक है, और एक फिक्स कैपेसिटर यूज़ होता है और एक स्मॉल आर भी लगता है इसमें, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं लर्न करना। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पे। तो एक होता है डिसॉर्टी ब्रिज जो सिर्फ परफेक्ट कैपेसिटेंस को मेजर करता है, एक होता है मॉडिफाइड डिसऑर्टी ब्रिज जो कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस को मेजर करता है, और एक होती है शेयरिंग ब्रिज। समझते हैं। तो देखो प्योर कैपेसिटर में क्या होता है कि ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V है, ठीक है, और ये करंट अक्रॉस कैपेसिटर है और I है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस C है। तो क्या है कि एक प्योर कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है वो लैग करती है, और जो करंट होता है वो लीड करता है, ठीक है, किसने से, 90 डिग्री से, राइट। तो देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है लॉसी एंगल का या फिर डेसिपेशन एंगल डेल्टा का पढ़ना है, ठीक है। तो जो लॉसी एंगल क्या होता है कि जब हम अपने कैपेसिटेंस में सॉरी कैपेसिटर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मेरे अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के दरमियान जो एंगल बनेगा, जो फेज एंगल डिफरेंस आएगा, वही मेरा डिसिपेशन या लॉसी एंगल हो जाता है, ठीक है। तो जो प्योर कैपेसिटर होता है, प्योर कैपेसिटर में देखो मेरा V जो है वो VC के इक्वल है, ठीक है, V VC के इक्वल है ना, मतलब कि कोई भी लॉसी एंगल नहीं है, लॉसी एंगल मेरा 0 डिग्री, ठीक है। अब मेरा जब लॉसी एंगल 0 डिग्री है तो एक होता है डिसिपेशन फैक्टर D जो कि tan डेल्टा के बराबर होता है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा डेल्टा ही 0 डिग्री है, मेरा लॉसी एंगल या डिसिपेशन एंगल 0 डिग्री है, तो मेरा tan डेल्टा यानी कि डिसिपेशन फैक्टर भी 0 होगा, और डिसिपेशन फैक्टर अगर 0 है तो डिसिपेशन लॉस भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन आइडियल केस तो हर बार यूज़ होता नहीं है, मेरे कैपेसिटर में कुछ ना कुछ तो भाई इम्प्योरिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे अगर इम्प्योर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि जो भी इम्प्योरिटी है वो एक रेजिस्टेंस लेके आ रही है, ठीक है। तो अब हमने टोटल वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो कुछ वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस ले लेगा और कुछ वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस ले लेगा, राइट। करंट विल बी सेम इन बोथ द एलिमेंट्स। तो टोटल वोल्टेज अगर वेक्टर फॉर्म में देखें इज अ सम ऑफ द वोल्टेज बिटवीन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब देखो
क्योंकि सीरीज में है तो मेरा करंट जो है वो ये करंट वाला हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस वाले पार्ट में जो वोल्टेज है वो इस करंट के ही प्रोपोर्शनल मतलब कि फेज में होगा, ठीक है। अब क्या है, जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है उसमें क्या होगा कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो वोल्टेज लैग कर रहा है कितने से, 90 डिग्री से, ओके। और अब इन दोनों का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो ये हमको मिल गया मेरा V, ठीक है, ये मेरा VC था, राइट। तो अब देखो मेरा वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है वो हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। और देखो जो मेरा वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, यही तो डेल होता है, लॉसी एंगल, इसे पे तो अभी हम लोग पढ़े। देखो तो प्योर कैपेसिटर में लॉसी एंगल जीरो होता था, लेकिन अब यहाँ पे जीरो ना होके लॉसी एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वो लॉस एंगल की वैल्यू है कितनी, तो देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये डेल है, हमको ये पता करना है। तो 90 में से फाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लॉस एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल। तो जो मेरा डिसिपेशन फैक्टर है वो क्या होगा, टैन डेल, ठीक है, ठीक है, टैन डेल होगा। और ठीक है, ये रिवर्स हो गया यार, रोटेट हो गया, हाँ ठीक है। तो जो मेरा डिसिपेशन फैक्टर है वो तो टेन डेल्टा के बराबर होता है। और टेन डेल देखो किसके बराबर है, टेन डेल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन में, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा वी आर है और ये बेस वी सी है। तो टेन डेल मेरा वी आर अपॉन वी सी के बराबर हो गया, और वी आर वी सी को हम आई आर अपॉन में आई एक्स सी लिख सकते हैं, आई से आई कट गया। तो मेरा देखो सीरीज में डिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो होता है आर अपॉन एक्स सी या फिर ओमेगा आर सी, ठीक। और पैरेलल में मेरा डिसिपेशन फैक्टर होगा 1/ओमेगा आर सी, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेसिपेशन फैक्टर होता है वो क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर कॉइल की क्वालिटी फैक्टर कम होगी तो डेसिपेशन फैक्टर बढ़ेगा, और डेसिपेशन फैक्टर बढ़ने का मतलब है लॉस भी ज़्यादा होगा। डेसिपेशन पावर लॉस होता है पी डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा, फिर इसी को मैं ऐसे लिखता था कि 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर टेन डेल्टा। तो हम ये देखते हैं कि जो पावर डेसिपेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पावर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट है लॉसी पावर फैक्टर, ठीक है। तो देखो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉस यहाँ पे थीटा या कॉस फाई होता है, सॉरी, ठीक, कॉस फाई होता है। तो कॉस फाई होता है यहाँ पे, फाई की वैल्यू क्या है, तो 90 माइनस डेल है। तो 90 में से, उस ऊपर वाले फिगर में से 90 में से डेल माइनस कर देंगे तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो पावर फैक्टर एक्चुअली मेरा क्या हो जाता है इस केस में, साइन डेल के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड डी सॉटी ब्रिज, ठीक है। अभी हमने डिसॉटी ब्रिज का फिगर नहीं देखा है, वो मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज से हम अभी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि वो इंडक्टेंस फाइंड करते थे, वैसा ही फिगर है, बस वहाँ पे एल होता था, यहाँ पे सी हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि R2 C2 ये जो है ये वेरिएबल है, और R4, ठीक है, ये दिया जाएगा, इसका R1 दिया जाएगा R2 R3 अपॉन R4 से, और C1 दिया जाएगा R4 R3 इंटू C2 से। अनकॉमन जो है उन्हें हमने वेरिएबल बना दिया है। तो इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कैपेसिटर। तो देखो अगर R1 और R2 मेरा ज़ीरो हो जाए, यानी कि मेरा ये वाला R1 और ये वाला R2 मेरा ज़ीरो हो जाए, तो देखो क्या होता है, उस केस में हमको जो ब्रिज मिलेगा वो डिसॉटी ब्रिज मिलेगा, और डिसॉटी ब्रिज का फिगर देखो ऐसा होता है, ठीक है। उस केस में जो C1 की वैल्यू है वो R4 अपॉन में R3 इंटू C2 हो जाएगा, और परफेक्ट कैपेसिटर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो शेयरिंग ब्रिज है वो देखते हैं। तो शेयरिंग ब्रिज में क्या होता है यहाँ पे, तो वो
है ही कैपेसिटेंस, पैरेलल में एक कैपेसिटेंस यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस हटा देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ 3 कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 कैपेसिटर यूज होते हैं किसमें, शेयरिंग ब्रिज में। और उसका फॉर्मूला है देखो, R1 का R3C4C2, ये लर्न करने वाली चीज़ है, ठीक है। और इसका जो डी फैक्टर है वो ओमेगा R1C1 या ओमेगा R4C4, ठीक है। ओके, देखो शेयरिंग ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। डेसिपेशन लॉस भी पता कर सकते हैं, डेसिपेशन एंगल भी पता कर सकते हैं, डेसिपेशन फैक्टर पता कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पता कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक शीट पता कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पता कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखो हम आते हैं वेन्स ब्रिज पे। वेन्स ब्रिज का ये है हमारा फिगर जिसको हमें लर्न करना है, और ये है हमारा फॉर्मूला, ये भी लर्न करना है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या है। वेन्स ब्रिज जो है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज होता है। अगर हार्मोनिक्स है सिग्नल में तो ब्रिज को बैलेंस करने में, नल डिटेक्शन तक ले जाने में बहुत तकलीफ होगी या फिर कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया जाए ब्रिज को तो वो इजीली बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नोट पॉइंट ये है कि देखो जितने भी एसी ब्रिजेस होते हैं उनमें एक कैपेसिटेंस और आता है जिसे हम कहते हैं नोड टू अर्थ कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसके वजह से ब्रिज की बैलेंसिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमको नोड टू अर्थ कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एसी वैगनर अर्थिंग डिवाइस। और इसी के साथ एसी ब्रिजेस समाप्त हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।